ऑल राइट। संजीव, आपका क्या विश्लेषण है? कोई किसका वोटर नहीं निकल रहा संजीव घर से? देखिए, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है मानक कि किसका वोटर नहीं निकल रहा, लेकिन शुरू में जो संजय जी ने एक बात कही कि हम एक असाधारण चुनावों से 2014 और 19 से तुलना करेंगे अगर 2024 की, और फिर उससे देखेंगे वोट परसेंट कम हो रहा है, तो ये थोड़ी असामान्य बात है। मेरी थोड़ी वॉइस बैक आ रही है मुझे। हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं उसको। हाँ, एको बंद करिए, एको ठीक करिए। हाँ, तो जी, लेकिन अगर हम उसी बात को आगे बढ़ाएं तो फिर बड़ी स्ट्रेंज बात ये हो जाएगी कि 2014 से पहले तो 25 साल तक मिलीजुली सरकारों का दौर था जब वोट प्रतिशत कम होता था। असामान्य चुनावों ने या लहर चुनावों ने वोट प्रतिशत बढ़ाया, और अब वो फिर जितना भी कम, थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, तो क्या लहर मध्यम हो रही है और हम फिर मिलीजुली सरकारों की दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब ये सिर्फ तर्क कुतर्क कुछ भी समझ लीजिए इसको। मैं उस लॉजिक को दूसरी तरह से कहना चाह रहा हूं जो उन्होंने कहा। देखिए, मैं जो थोड़ा बहुत घूमा हूं इन चुनावों में, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि 4 जून को नतीजे क्या आएंगे। पहला जो पॉइंट जो साफ दिख रहा है कि 2014 और 2019 के मुकाबले आपको सड़क पे, स्पेशली शहरों के जब बाहर जाते हैं, तो उस तरह का एक उत्साह नहीं दिख रहा है, न चुनावों के प्रति, न मोदी जी के प्रति, न विपक्ष के प्रति है। तो इसमें कोई भी लहर, जो हर्षवर्धन कह रहे थे कि वो लहर जब इतनी स्थायी हो जाती है तो स्थिर सी लगने लगती है, मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है लहर है ही नहीं, न स्थिर हुई है न स्थायी हुई है। ये एक खास किस्म का चुनाव, मतलब उस तरह से असामान्य इलेक्शन है जो हमें पिछले चुनावों की याद दिला रहा है, 2014 और 19 को माइनस करके देखें तो। अब उसके रिजल्ट में फिर भी बहुत अच्छी छलांग के साथ मोदी जी जीत सकते हैं, या कम छलांग के साथ जीतते हैं, या थोड़े से मार्जिन से रह ही जाते हैं, कितना नीचे रह जाते हैं, उस सब में मैं नहीं जा सकता। इतनी बड़ी दूरबीन संजय कुमार जी के शब्दों वाली मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मोदी जी के प्रति 2014 और 2019 के मुकाबले कम उत्साह दिख रहा है। किसी और के मुकाबले उत्साह नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके मुकाबले कम उत्साह दिख रहा है, लहर नहीं दिख रही। दूसरी चीज जो बहुत एक खास दिखी है, और ये मैं ज्यादा राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि मैं यूपी नहीं घूमा हुआ हूं, मुझे नहीं मालूम वहां की जमीन पे क्या हो रहा है, लेकिन विपक्ष का बहुत एकत्रित नहीं होना, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं होना, वो एक बड़े ही कॉन्वोल्यूटेड ढंग से, या विडंबना कहें, उस तरीके से विपक्ष को फायदा पहुंचा रहा है। तो मोदी बनाम राहुल नहीं हो रहा, मोदी बनाम केजरीवाल नहीं हो रहा, मोदी बनाम ये XYZ नहीं हो रहा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं हो रही। मोदी वर्सेस मोदी में मोदी वर्सेस स्थानीय हो रहा है। और स्थानीय, देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे समझ में आते हैं, लेकिन सब मानते थे हम कि लोकसभा में तो ये तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल मोदी मोदी में हो जाएगा और बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे। लेकिन राजस्थान में कम से कम मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में स्थानीय मुद्दे ज्यादा मुखर हो गए। मोदी का मुद्दा टकराता रहा थोड़े टाइम तक, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी सीट्स पे मोदी का मुद्दा स्थानीय मुद्दों के ऊपर सॉरी आपको रोक रहा हूं संजीव, लेकिन स्थानीय मुद्दे जब चढ़े विधानसभा में तब भी जीती तो बीजेपी ही ना, कांग्रेस तो हार गई। मैं तो आपको, तो मैं अब कौन सा ये कह रहा हूं कि 25 में से 20 कांग्रेस जीतेगी राजस्थान में। हार के भी कांग्रेस 70 सीट लाई थी, है ना? तो वहां पे जो भी स्थिति बनेगी 25-0 से खराब ही बनेगी। अब वो 25-0 से 20-5 बनती है, 18-7 बनती है, 15-10 बनती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आप ही की, जैसे संजय जी की बात का मैंने बढ़ाया, आपकी बात का भी जवाब आ गया इसमें कि आप बड़े जोर से कूदे मुझे रोकने के लिए पर कह के, लेकिन आपकी पर का शायद उत्तर मैंने दे दिया, है ना? कि वहां पे हारने वाला भी ऐसा नहीं आ रहा था कि 2013 की तरह से 22 पे नहीं निपटा था, 70 पे निपटा था। तो लोकसभा में तो बीजेपी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती अगर उसको वो 350, 400, 370 का आंकड़ा पाना है। तो अगर, और फिर मेरा दूसरा तर्क आता है कि राजस्थान
कोई टापू तो है नहीं, हाँ। कोई आइलैंड भी नहीं है, कोई ओएसिस भी नहीं है, कोई देश की मुख्य धारा से कटा हुआ राज्य भी नहीं है। तो ऐसा मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि मैं राजस्थान को किसी और प्रदेश से अलग करके, बिल्कुल अलग करके क्यों देखूं? मेरी क्या मजबूरी है? ना मेरा कोई लाभ है उसमें। तो मुझे लगता है जो राजस्थान में हो रहा है, शायद, क्योंकि मैं दूसरी जगह नहीं गया हूं, शायद उसका छोटा मोटा प्रतिबिंब बाकी जगहों पे भी दिख रहा होगा। और बाकी जगहों पे भी अगर दिख रहा है तो फिर 4 जून का इंतजार करिए, चुनाव बहुत दिलचस्प और कांटे का हो गया। ओके, नहीं अब देखिए, अब क्योंकि आपने दिलचस्प और कांटे का बताया ना, अब मुझे यह बताइए संजीव, 2014 और 19 में वाकई कांटे का चुनाव माना जा रहा था। 14 में याद करिए, लहर है लेकिन माना जा रहा था टक्कर है। उसी तरह 19 याद करिए संजीव, 19 में भी विपक्ष ने टक्कर दी, मतलब परसेप्शन की बात कर रहा हूं मैं। सब कह रहे थे मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन लड़ रहा था विपक्ष को। इस बार अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, जो हर्षवर्धन भी एक पॉइंट कह रहे थे कि विपक्ष इस बार शायद लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, यह भी तो एक वजह हो सकती है, टक्कर ही नहीं दिख रही है। आपने अपने सवाल में ही मेरा उत्तर भी दे दिया। आपने कहा 2014-19 में लोग कहते लहर है। मैं तो कह रहा हूं लहर दिख नहीं रही मुझे। तो फिर मैं क्यों कहूं लहर है? लहर है ही नहीं। ये लहर लेस चुनाव है। मोदी जी अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट पर्सनालिटी है इस इलेक्शन के, लेकिन उनके प्रति जो उत्साह और लहर 14 और 19 में दिख रही थी, वो कम से कम जो थोड़ी बहुत जगह मैंने देखी, मैं कौन सा देश नाप रहा हूं पूरा, कोई बामन अवतार की तरह, तो मैंने भी कम जगह, लेकिन अगर मैं दूसरी बात कह रहा हूं मानक, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरी समझ में ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं उन स्थानों को एक एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूं। क्यों वो बिल्कुल अलग होंगे बाकी जगहों से? तो जो मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत जो एक बिल्कुल अभेद्य दुर्ग था, उसमें तो मुझे सेन लिखती हुई राजस्थान में दिख रही है, तो बाकी जगह क्यों नहीं लगेगी? ये मेरा प्रश्न है। ओके, एक सवाल और संजीव, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आपको लगता है बीजेपी डबल इंजन करती है, केंद्र में भी हम, राज्य में भी हम, क्या आपको लगता है नुकसान ज्यादा वहां हो सकता है जहां बीजेपी राज्य सरकार में भी है? आपको ऐसा लगता है? मैं इसका फिर अलग ढंग से उत्तर देता हूं। डबल इंजन तो ठीक है, लेकिन अब जब आपने राज्यों के इंजन बिल्कुल अपनी मर्जी से ही लगा दिए, तो फिर वो डबल इंजन नहीं रहा, वो सिंगल इंजन ही रह गया। भाई, आपने जो मौजूद नेता थे, जो बड़े नेता थे, चाहे वो शिवराज थे, चाहे वसुंधरा थी, आपको नापसंद होंगे, लेकिन वो नेता थे और नेता हैं। अब आपने बिल्कुल ही ये कौन चीफ मिनिस्टर बने, एक सबसे पहले तो गूगल खुला कि भाई ये कौन शख्स है, फिर इस बात क्या कदीसा पढ़ा गया कि देखिए साहब, यहां तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बहुत अच्छी बात है, सोच में और सिद्धांत में बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता को आप मुख्यमंत्री बना लेंगे, 4 महीने बाद उसके नेतृत्व में उस राज्य में तो चुनाव लड़वाने हैं आपको। तो आपने पुराने जो लोगों से दरी बिछवाता था उसको तो घर बिठा दिया और दरी बिछाने वाले को बिठा दिया, तो अब उसको भोगो।